हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा होता है जो आकर्षण शक्ति होती है, जो आपके कहाँ देखने को मिलेगी। ग्रेविटेशन बोले तो जो ग्रेविटी है, जो अर्थ के हर चीज़ एक ग्रेविटी पे डिपेंड है। अर्थ पे, जो आपका अर्थ है, आप भी अर्थ पे रह रहे हो, तो अर्थ पे हर चीज़ किस पर डिपेंड्स है? ग्रेविटेशंस पे डिपेंड है। तो इसी ग्रेविटी की बात करेंगे आज अपन। इसका फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें सारे बेस जो आपके पॉइंट्स हैं, पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज का जो सेशंस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको डायग्राम से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, जिससे आप कंफर्म अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहा हूँ या केपलर लॉ ऑफ प्लैनरी मोशंस पढ़ रहा हूँ। मतलब ग्रेविटी में जो जो आपके सिलेबस में है वो आपको सब कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये फिज़िक्स का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आप मान के चलो, आप रोज़ाना चल रहे हो, हर चीज़ ग्रेविटी पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? हर चीज़, एनी बॉडी किस पर डिपेंड है? एनी बॉडी, एनीथिंग किस पर डिपेंड्स है? ग्रेविटी पे। इसीलिए इस चैप्टर्स का नाम है ग्रेविटेशंस। बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर्स की मेन बात किस पर कर सकते हैं अपन? मेन बात आप अर्थ पे भी कर सकते हो, सैटेलाइट्स पे भी कर सकते हो। इसलिए ग्रेविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा चैप्टर्स है जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बोले तो नेसेसरी है। क्योंकि इस चैप्टर्स में जो आपके माइंड्स में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बन के तैयार होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस प्रकार ग्रेविटी से क्या हूँ। लाइफ जो स्पेन कर रहा है भाई तू, वो ग्रेविटी से ही कर रहा है। ग्रेविटी नहीं होती तो तू हवा में उड़ जाता कि नहीं? ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे तू लाइफ स्पेन कर रहा है अर्थ पे। अभी तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं ग्रेविटी की बात करने वाला हूँ सबसे पहले। तो ग्रेविटी क्या है? एक जिस पर सब डिपेंड्स है, एनी बॉडी, एवरी बॉडी डिपेंड्स है। अपने जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो सब अट्रैक्ट है, सब एक्शंस करता है। यूनिवर्स में जो चीज़ एक्शंस करती है, जिसमें वेट है, क्या है? वेट है, वजन है, जिसमें वो किस पर डिपेंड होना है? उसे ग्रेविटी पे डिपेंड्स होना होता है। जिस चीज़ में आप ऐसे मान लो, जो चीज़ किस पर डिपेंड हो, बोले तो जिस चीज़ में वेट हो, मास हो, वो किस पर डिपेंड्स है? वो आपका ग्रेविटी पे डिपेंड्स है। तो ग्रेविटी का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, ग्रेविटी को देखेंगे, डिनोटेट करेंगे, ग्रेविटी कैसे परफॉर्म करती है हमारे लाइफ जीवन में, और हम ग्रेविटी से कैसे जी पा रहे हैं। अगर ग्रेविटी ना हो, आप मून पे चले जाओ, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। आप किस पर? मार्स पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे, वहाँ पे देख के आओ ग्रेविटी है कि नहीं है। तो ऐसे सारे जो ग्रह जिस पे ग्रेविटी नहीं है, उस पे आप रह सकते हो क्या? लाइफ स्पेन ही नहीं कर सकते, कोई
चांस ही नहीं है लाइफ स्पेन करने का। इसलिए ग्रेविटी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस फिजिक्स का। तो पहले सबसे पहले ग्रेविटी को देख लेंगे। कह रहा एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय द फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलो इसके पहले आप डेफिनेशंस देख लेते हैं ग्रेविटेशंस की, कि ग्रेविटेशंस की क्या डेफिनेशंस है। इसमें एक आपका अर्थ है, अर्थ की जो सैटेलाइट्स वो अपनी ग्रेविटेशंस पे घूमती है, इससे रिलेटेड है ये। चलो इसके पहले आपसे एक कॉन्सेप्ट देंगे, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ग्रेविटी की क्या डेफिनेशंस होती है, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक डायग्राम आएगा आज, हर कॉन्सेप्ट के पीछे, हर एक टॉपिक के पीछे डायग्राम होगा। डायग्राम से आप खुद ही क्लियर कर दोगे कि मैं जो अभी आपके सामने जो इमेज जो पिक्चर देखी है मैंने, वो क्या पॉइंट्स कह रही है, क्या कह रही है वो पिक्चर्स। तो उसके लिए मैं आपको हर एक क्या टॉपिक के पहले एक डायग्राम्स दिखाता चलूँगा, पिक्चर्स टाइप्स में जो इमेज होगी वो दिखाता चलूँगा। तो पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ग्रेविटी की क्या डेफिनेशंस होती। तो ग्रेविटी कहता है एवरी बॉडी, क्या कहता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स पे। जो अर्थ पे बॉडी, जो एवरी बॉडी है यूनिवर्स में, जो किस पर अट्रैक्ट करती है, बॉडी पर अट्रैक्ट करते, बॉडी पर अट्रैक्ट करे वाय द फोर्स पे, किससे, फोर्स पर, उसके फोर्स पर, तो उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे आप, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे आप ग्रेविटी कहते हो। और जो एवरी बॉडी, जो यूनिवर्स में हमारी जो एवरी बॉडी हो, कोई सी भी बॉडी हो, वो किस पर अट्रैक्ट करे, यूनिवर्स पर, किस पर अट्रैक्ट करे, यूनिवर्स पर। उस फोर्स को, जो उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स को आप, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी कहते हो। आप ऐसे समझ लो, कोई सी भी बॉडी है, एनी बॉडी, एवरी बॉडी किस पर अट्रैक्ट कर रही है, वो अट्रैक्शन, वो यूनिवर्स अट्रैक्शन। जो भी अपने यूनिवर्स में है वो अर्थ पर क्या करे, अर्थ पर जो करे उसे तो आप ग्रेविटी बोल दोगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी अर्थ पे करे उसे तो आप ग्रेविटी बोल दोगे, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल किसे कह दोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल उसे कहोगे जो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करे अदर बॉडी बाय द फोर्स को। किसको, अदर बॉडी बाय द फोर्स को, उसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस बोल दोगे। ऐसे समझ लो, एवरी बॉडी किस पर अट्रैक्ट करे, यूनिवर्स पर, उसे आप क्या बोल दोगे, उस बॉडी के फोर्स को आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स बोल दोगे। और जो अर्थ पे लगने वाली फोर्स, वो अर्थ पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोल दोगे, उसे ग्रेविटी बोल दोगे। अर्थ पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी बोल दोगे। क्या बोल दोगे, ग्रेविटी बोल दोगे, गुरुत्वाकर्षण बोल दोगे। या ऐसी आकर्षण शक्ति जो किस पे लग रही हो, अर्थ पे लग रही हो, उसे भी आप ग्रेविटी बोल दोगे। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स की बात कर लेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स क्या कहता है, क्योंकि 2 बार इसमें जिक्र हो चुका है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल से ही सब कुछ है, क्योंकि जो आपकी ग्रेविटी का भी जो उत्पादन हुआ है, ग्रेविटी का जो बर्डन हुआ है, वो कहाँ से आ रही है, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल से। उससे ही आपको जो अर्थ पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे ही आप ग्रेविटी बोल दोगे। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स को देख लेंगे। कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कह रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स में क्या होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट के डिफरेंस होने चाहिए, वो भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें। प्रोडक्ट ऑफ द मास, मास के प्रोडक्ट होने चाहिए। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करें टू द सीक्वेंस डिस्टेंस बिटवीन दैट से। जैसे फोर्स है आपकी, ये एफ क्या डिनोटेड कर रहा है, एफ कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स। आप इससे समझ सकते हो, पूरा आपके समझ में आ जाएगा। एफ क्या डिनोटेड कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या डिनोटेड कर रहा है, एफ, एफ का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। एफ एक फोर्स है। और ये जो साइन होता है, ये सिंबल्स होता है, ये डायरेक्शनल
प्रोपोर्शनली का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स का ये साइन होता है। इसमें कह रहा है फोर्स किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, एक m1 बोले तो m एक मास होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स आप जब बोल दोगे जब आपके पास टू ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो भी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल्स के। किसके, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मास के। इसलिए आपने दो मास ले रखे हुए, एक m1 ले रखा है आपने, एक m2 ले रखा है। अपॉन में r स्क्वायर क्या है, r आपका एक डिस्टेंस बिटवीन है दो मासों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे आप रेडियस बोले तो r से डिनोटेड कर दोगे। तो कह रहा है f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है m1 अपॉन m1 m2 को अपॉन आर स्क्वायर्स को। तो एफ क्या है, एफ है बोले तो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट के, दो मास को, एक मास है m1 एक मास है m2 अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन है टू मास उसका, तो r का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। ऐसे आप समझ जाओगे कि जो ये तो आपका इसके उपरांत बना दिया आपने, से बना दिया कि नहीं बना दिया। अब कह रहा है इसका इजीली जो फॉर्मूला आप कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, किसी भी आपको बोले तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल्स लगाओगे जिसमें आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स लगाओगे तो उसमें आप क्या कर दोगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का यही मतलब होगा, ग्रेविटेशनल है जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हट के आप पे इक्वल टू में बदल गया है। तो एफ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। जी आपका क्या कहता है, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है जी, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 66.67 इंटू 10 की पावर इनवर्स 11 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर अपॉन में के जी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अपॉन में के जी का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है आपकी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स है। m1 और m2 क्या रोल कर रहे थे इसमें, ये मासेस थे, दो ऑब्जेक्ट के मासेस थे m1 और m2। r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन थे दो मासेस का, क्या था, डिस्टेंस बिटवीन था r। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स क्या होता है वो मैंने देख लिया है, और उसका मैंने जो फॉर्मूला बनना था बन के तैयार हो चुका है वो भी देख लिया था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स भी देख लिया था, उसकी वैल्यूज़ भी देख ली थी, और दो ऑब्जेक्ट के मास भी देख लिए हैं और डिस्टेंस भी देख लिए हैं। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। किसकी बात कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है उसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। जब कोई पक्षी है, ये मैंने ये एग्जांपल्स एक पक्षी पे डिपेंड करके रखा है। किस पे डिपेंड करके रखा है, एक पक्षी पे डिपेंड करके रखा है कि ये क्या होता है। तो इसमें आपको एक दे रखा है कि जब आपकी पक्षी क्या करता है, बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। जब वो फ्लाई करता है आप देख सकते हो उसे कभी भी, वो एक बार नीचे भी हो सकता है, बगल पे भी, मतलब कि वो एकदम सीधा कांस्टेंट कब उड़ता है, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, जब उसकी जो ग्रेविटी है, बीच का ग्रेविटी है, जब उसका सेंटर में होगी तब आप देख सकते हो वो पक्षी एकदम आराम से उड़ सकता है। वो अगर अपने पंख को फैलाए भी नहीं करे तब भी वो उड़ सकता है, तब भी वो आपको एयर में लहराते हुए दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप देख सकते हो कोई आप गांव में जाओगे, जब गांव में आप ऐसा बैलेंस बना लेते हैं लोग कि एक जो मटका टाइप में होता है, मटका ही मान लो आप, उसको क्या करते हैं, सिर पर रख लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं। तो आप अगर सिर पर रखोगे तो मुझे लगता है आप नहीं रख पाओगे, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो सिर पर रख लेंगे, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। क्यों रख लेंगे, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर देते हैं, उसकी सेंटर पर ले लेते हैं।
ग्रेविटी को सेंटर पे ले लेते हैं और वो अपने आप में एक ऐसा फील करते हैं कि मेरी जो ग्रेविटी है वो सेंटर पे है और जिसकी ग्रेविटी सेंटर पे है वो अपना बैलेंस बना लेगा। ऐसे ये फ्लाई है, फ्लाई आपका जो स्पैरो है, फ्लाई है बोले तो बर्ड है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है। और इसका सेकंड ऑप्शन है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है और थर्ड में भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है। तो आपको ये रॉन्ग के निशान दिख रहे होंगे। तो ये उड़ने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। और ये कैसे उड़ सकता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इन तीनों में आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे से पूछा गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या? बॉडी का एक ऐसा पॉइंट्स जो बोल बेट्स ऑफ द एपियर ऑफ एक्ट, बोले तो एक सेम क्या कर ले, एक ऐसा सेंटर पे वो क्या कर ले, पॉइंट ले ले, एक सेंटर पे ऐसा पॉइंट ले ले बॉडी में जिससे आपका क्या बन जाए, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाए। क्या बन जाए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाए। बॉडी में एक ऐसा पॉइंट्स ले ले जिससे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाए किसी भी बेट्स पर या किसी भी बॉडी पर, तो उसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट। मैं जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। मैं क्या कह रहा था, मेरी बात जाहिर हो रही है। कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बॉडी की, वो इस द पॉइंट्स पे होती है, किसी भी एक निर्धारित पॉइंट्स पर होती है। पॉइंट्स पे मैंने उस एग्जांपल्स को डिनोटेड किया है, उस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, जो एक मटका वाला एग्जांपल्स मैंने डिनोटेड किया है। कह रहा है एट विच द बोल वेट्स, उसका कैसा होना चाहिए, बोल वेट्स होना चाहिए ऑफ द बॉडी एपियर टू एक्ट। तब बॉडी कैसी करनी चाहिए, एपियर एक्ट करना चाहिए। उसका कैसा एक्ट होना चाहिए, एपियर टू एक्ट होना चाहिए। तब आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट्स भी कह रहा है आपका, बोल रहा है इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के कैसे होना चाहिए, इनसाइड्स भी होना चाहिए और आउटसाइड्स भी होना चाहिए। तब क्या लगता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब लगता चाहिए, जब बॉडी के जो पॉइंट्स इनसाइड्स भी हो और आउटसाइड्स भी हो। इनसाइड्स आउटसाइड्स के एक पॉइंट्स में हो तब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो। या ऐसे मान के चलो, कोई भी मास या कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी का, बॉडी मान लो, बॉडी का एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर लेवल करे, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लेवल्स करे। मान के चलो इंसान का खड़ा होना, इंसान जब अर्थ पर बोले तो धरती पर खड़ा है तो वो कैसे खड़ा हो सकता है। आपका कभी कभी आप देख सकते हो कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप गिर जाते हो। तो उस टाइम से आप क्यों गिर जाते हो? भाई मैं तो खड़ा था और मुझे मान के चलो, मुझे क्या करना है, मुझे गिरना है। अब आप कैसे, जान मिल के तो कोई गिरेगा नहीं भाई, तू गिर सकता है जान मिल के, तू गिरा हुआ इंसान है। सुन भाई, मान के चलो कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, बोले तो धरती पर खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा बैलेंस मतलब फेल हो गया और मैं क्या हुआ, मैं एकदम से गिर गया। मान के चलो मैं साइकिल चला रहा था। साइकिल मेरी कब तक चल रही थी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, जब बॉडी पे क्या था, साइकिल्स पे क्या था, उसकी ग्रेविटी पे क्या था, सेंटर, एनी पॉइंट्स पर एक सेंटर था, तब तक मेरी साइकिल चली। और जब मेरे पास सेंटर नहीं बचा, बॉडी का सेंटर नहीं बचा, तब मेरी साइकिल्स क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि जब तक उसे सेंटर मिल रहा था तब तक वो साइकिल्स क्या कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी। ऐसी आपकी बॉडी होती है। आप खड़े हो, एक पर्सन हो, आप धरती पर खड़े हो। धरती पर जब आप अपने दोनों पैरों से खड़े हो तो आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, एनी पॉइंट्स मिल रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट्स मिल रहा होगा जिस पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा। सेंटर लगने से आपकी क्या एक ग्रेविटी है, उसे ही आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो। तभी तो आप इस पर धरती पर खड़े हो, अर्थ पर क्यों खड़े हो, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रहा है। ओके, अब बात कर लेंगे अपन एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। कैसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेंगे, जो किस में है, फ्री फॉल में है। किस में है, फ्री फॉल में। अब बात कर लेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल्स की। ये किसकी बात हो रही है, फ्री फॉल्स की। आपने क्या किया, एक सेब पकड़ा, सेब या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसे हवा में छोड़ दिया,
तो हवा में उसे छोड़ने के बाद आपने देखा कि वो नीचे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है और कहाँ पर चला गया, धरती पर, ज़मीन पर जाके गिर चुका। अब आपने देखा कि वो ज़मीन पे ही क्यों गया, मैंने तो उसे एयर में छोड़ा था तो शायद ऊपर जाता, वो शायद एयर में ही रह जाता, लेकिन वो आपने देखा कि वो फ्री फॉल्स हुआ, तैसे ही फ्री फॉल हुआ जैसे ही जाके आपके क्या मैदान में बोले तो नीचे गिर गया। कोई सा भी ऑब्जेक्ट था आपके पास, इसमें तो सेब है, एप्पल है, तो एप्पल्स नहीं, एनी ऑब्जेक्ट ले लो आप, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लोगे तो उसे आप क्या करोगे, फ्री फॉल्स एयर में छोड़ोगे। आप जैसे ही एयर में छोड़ोगे तैसे ही आप देखोगे कि मेरा क्या हुआ, ये फ्री फॉल्स, मतलब मेरा जाके ही सेम क्या हुआ, हाल ही नीचे कहाँ गिरा, धरती में, मैदान में जाके गिर चुका, या कोई भी ऑब्जेक्ट था मेरा गिर चुका। तो उस टाइम्स क्या हुआ, उस टाइम्स फ्री फॉल्स हुआ, फ्री फॉल हुआ। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे आप, अच्छे से डेफिनेशंस इसका मैंने किया है। क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी टू को डिनोटेड करते हैं स्मॉल जी से। फ्री फॉल्स की बात कर लेंगे। कह रहा व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द अर्थ gravitational force alone, such object are called free falling object and such fall in called free falls। क्या कह रहा है, बोल रहा है वेन एवर एक ऑब्जेक्ट को फॉल कराया मैंने टूवर्ड्स द अर्थ के टूवर्ड्स में, तो मैंने क्या देखा कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स था वो एलोन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, सच ऑब्जेक्ट पे। तो उस क्या बोलते हो, उस फोर्स को आप बोल सकते हो कि ये क्या था, मेरा फ्रीली फॉल था, एक ऑब्जेक्ट मेरा फ्रीली फॉल था। सच फॉल्स इन कॉल्ड फ्री फॉल्स, उसे ही अपन क्या बोल देंगे, फ्री फॉल्स बोल देंगे। फ्री फॉल्स कब बोल दोगे, मैंने एक एग्जांपल्स तब से मैं समझा रहा हूँ कि एप्पल्स को आपने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया और आपने उसे क्या किया, एयर में छोड़ा, एयर में छोड़ते ही क्या आपने क्या देखा कि वो जाके नीचे धरती पे गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि वहाँ पे एक, आपने मैग्नेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में सुना होगा, उसकी बात अपन उस चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन अभी देख लेंगे, अभी भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनना है ये भी। क्योंकि अर्थ पे क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ पे क्या है, मैग्नेटिक जो लाइंस होती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो लग रही है किस पर लग रही है, एप्पल्स पर लग रही है। हाँ, अभी ग्रेविटी की बात हो रही है, किसकी, ग्रेविटी पे की बात हो रही है कि ग्रेविटी मेरी फ्री फॉल्स क्यों हुई ग्रेविटी फॉल्स, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा वो धरती पे ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर, वो क्या कर रही है, टूवर्ड्स द अर्थ फॉल कर रही है, और जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एलोन है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तब उस ऑब्जेक्ट को आप बोल दोगे फ्रीली फैलिंग्स उस ऑब्जेक्ट को, और इस फ्रीली फैलिंग्स, इस फॉल्स को आप फ्री फॉल्स बोल दोगे। जैसे फ्रॉम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स, न्यूटन्स का लॉ देख लेंगे जो ग्रेविटेशनल्स में पूछा है। क्या पूछा है, बोल रहा है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, किसकी बात हो रही है, फ्रॉम न्यूटन्स के लॉ की बात हो रही है जो कि ग्रेविटेशनल्स में पूछा है। जो आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के मास को, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन को, जिसे आप क्या बोल दोगे, जिसे फोर्स एफ क्या बोल दोगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दोगे m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। जो m1 m2 क्या कर रहे थे, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट को डिनोटेड कर रहे थे, और इसमें r क्या कह रहा था, r कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन दो जो टू मासेस के बीच का डिस्टेंस कर रहे थे। समझ रहे हो, ये उसी का फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स का फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स का फॉर्मूला है। इसे फर्स्ट इक्वेशंस मान के इसे छोड़ दिया। अब कह रहा सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का सेकंड लॉ बता दो। तो मोशंस का सेकंड लॉ होता है जिसमें F इक्वल टू एम होता है। एम में क्या होता है,
एम ए होता है आपका मास एक्सीलरेशंस होता है, फोर्स लगती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशंस पे फोर्स लगती है। ये सेंस ए इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। बोल रहा है एक्सीलरेशंस के बराबर ही क्या होती है, ग्रेविटी होती है। क्या होती है, एक्सीलरेशंस के बराबर ही आपका क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ये मुझे पता अभी अभी चला है, तुम्हें भी पता होगा, पता है ना, ठीक है। कह रहा है एक्सीलरेशंस के बराबर क्या होती है, ग्रेविटी होती है, और फोर्स के बराबर क्या होता है, mg होती है। बोले तो मास ग्रेविटी होती है। किसके, फोर्स के बराबर क्या होती है, मास ग्रेविटी होती है, और एक्सीलरेशंस के इक्वल टू में होती है आपकी क्या, ग्रेविटी होती है। अब इसमें बात कर रहा है, इसे आपने सेकंड्स इक्वेशंस मान लिया, फोर्स इक्वल टू एम जी को। तो कह रहा है इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को आपने किया, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को आप जब आपने क्या किया, उनको सॉल्व किया, तो आपको क्या मिला, जी मिला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो जो कैपिटल जी थी वो क्या कर रही थी, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स कर रही थी। क्या कर रही थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स कर रही थी, एन ए एल हो जाएगा इसमें। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स कर रही थी, और जो कैपिटल एम है वो क्या कर रहा था, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या बता रहा था, मास बता रहा था। और जो कैपिटल आर है वो क्या बता रहा था, अर्थ का रेडियस बता रहा था। ठीक है, इसमें जो स्मॉल जी क्या बता रही है, ग्रेविटी बता रही है स्मॉल जी, और इसमें कैपिटल जी क्या बता रही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता रहा है। और इसमें स्मॉल जी क्या बता रही थी, स्मॉल जी बता रही थी मास, मास बता रही थी। और इसमें क्या बता रहा है, कैपिटल जो एम है वो बता रहा है मास, अर्थ का मास बता रहा है, और कैपिटल आर बता रहा है अर्थ का रेडियस। तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को आप जब सॉल्व किया तो आपको ग्रेविटी मिली, कैसी मिली, एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी मिली, फ्री फॉल्स ग्रेविटी मिली, जिसमें क्या था, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और मास ऑफ अर्थ था, अपॉन्स में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर था। ये आपको मिल गया। ये कब मिला, जब आपकी फ्री फॉल था, क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल था। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी मिल गई है। आपको क्या मिल गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिली, वो भी फ्री फॉल मोशंस में। किस में मिली, फ्री फॉल्स में। किस में, फ्री फॉल्स में मिली। अब बात कर लेते हैं अपन इसके कुछ पॉइंट्स की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन के आते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। तो ये फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ग्रेविटी था। ये सेकंड लॉ मोशंस का सेकंड लॉ था, जिसमें आपको क्या पता चल रहा था, जिसमें पता चल रहा था एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एफ क्या करता है, एफ करता है फोर्स, किसका, फोर्स डिनोटेड करता है, जिसमें मास एक्सीलरेशंस का, अपॉन में मास, कौन सा मास था इसमें, स्मॉल एम्स ऑब्जेक्ट का मास था, और कैपिटल एम्स किसका मास था, अर्थ का मास था। ओके, इतना तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये सिंपल्स आपके मैं इसीलिए नोट्स टाइप्स में लिख देता हूँ, क्योंकि आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप रट के भी, समझ के भी, स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ोगे, तब भी आपको समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप समझना क्या चाह रहे हो। आप ये समझना चाह रहे हो कि मुझे एक्सीलरेशंस जो ग्रेविटी पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू कर रहा है फ्री फॉल्स, वो मुझे कैसे मिला है, वो आपको पता चल गया मुझे कैसे मिला है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को टूवर्ड फ्री फॉल्स करवाया है, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन लग रही थी ऑब्जेक्ट की, तो मैंने उसे उस फोर्स को मैंने फ्रीली फैलिंग्स ऑब्जेक्ट कह दिया। फिर जो फेल हुआ है वो फ्री फॉल्स हो गया है। पहले मैंने न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स रखा, फिर मैंने सेकंड इसे फर्स्ट इक्वेशंस बोल दी, सेकंड इक्वेशंस में एफ इक्वल टू एम जी बोल दी, और दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर दिया, तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल जी आपको पता है क्या है, स्मॉल जी है एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी है, इक्वल टू कैपिटल जी है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स है, और कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, और कैपिटल आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। इतना तो आपको समझा दिया है मैंने। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी लेवल का समझा रहा हूँ। मैं हर बार यही बोल के जाता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल जीरो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बेस पॉइंट्स लेता हूँ वो बिल्कुल जीरो लेवल्स के हैं,
उस बेस से आपको सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। अगर उस बेस पॉइंट से आप इतना क्लियरली जीरो लेवल्स का लेके चलता हूँ, अगर ये भी आपको नहीं आता है तो समझ लो आपको फिर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी लेके चलता हूँ। पूरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ईजी है। तो आपके इसके कुछ नोट्स बोले तो कुछ पॉइंट्स की टाइप्स की बात कर लेंगे। इसमें कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशंस प्रोड्यूसेस इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। जब बॉडी में एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस कब होता है, जब उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगे। क्या लगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगे। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लगने से आप बोल दोगे कि एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोल दोगे, कह रहा है कोई भी बॉडी में एक्सीलरेशंस प्रोडक्ट बॉडी में क्या करे, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी करे। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लगने से आप बोल दोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोटेड करते हो, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, उस ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो एक स्वतंत्र होती है, एक शेप पर होती है, एक साइज पर होती है, एक मास ऑफ बॉडी पर होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे। इसमें बोल रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ऑन द मून्स, उस एक्सीलरेशन जो अर्थ पे लगने वाली वो मून पर क्या लगेगी, 1/6 ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मून पर कितनी ग्रेविटी लगेगी, 1/6, 1/6 पार्ट्स लगेगी। बोले तो आपका अर्थ पे कितना, आपका वेट अगर अर्थ पे कितना है, आपका वेट है अर्थ पे कितना 60 kg है, तो वो कितना लगेगा मून पे, बोले तो 1/60, 1/60 लगेगा। बोले तो 1/6 दशमलव पार्ट्स उसमें लगेगा। अब कह रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट बात कर रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम 0। कह रहा है जो ग्रेविटेशनल सेंटर पर अर्थ का जो अर्थ की बात हो रही है अभी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। किसकी मिलेगी, जब अर्थ है, जो अर्थ का पृथ्वी का जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, अर्थ की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू मिलेगी किसमें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस में, वो 0 आएगी। ओके, इतनी बात आप समझ जाएं। नेक्स्ट बात बोल रहा है द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम एट पोल होती है। कैसी होती है, जी की जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो पोल में कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। और जी की जो इक्वेटर्स में कैसी होती है, मिनिमम होती है। कह रहा है जो ग्रेविटी की वैल्यूज़ होती है वो पोल्स में ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इक्वेटर्स में कैसी, कम से कम होगी। ये इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स है आपके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। क्योंकि कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी, जी की जो वैल्यू है ग्रेविटी, जी क्या है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पोल्स में मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और इक्वेटर्स में कम से कम होगी। इक्वेटर्स में कम से कम होगी। आप इतना बैठा लें माइंड्स में कि जो ग्रेविटी होती है वो पोल्स में उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इक्वेटर्स में कम से कम होगी। आप इतना समझ गए होंगे। द वैल्यू ऑफ जी की आल्सो वेरी ड्यू टू रोटेशनल अर्थ, जो जी की वैल्यू है किसकी, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो वेरी ड्यू टू रोटेटिंग करेगी, किसमें, अर्थ में करेगी। रोटेशनल्स ऑफ अर्थ में, अर्थ में क्या करेगी, रोटेशनल्स करेगी, क्या, ग्रेविटी की वैल्यूज़ हैं। और लास्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स कह रहा है इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। कह रहा है अगर अर्थ को स्टॉप कर दें उसकी रोटेटिंग करना, द एपियर वैल्यू ऑफ जी की, तो आपको जो ग्रेविटी की वैल्यू ऑन इट्स सर्फ विल बी इंक्रीज एट सम प्लेस पर।
कैसी हो जाएगी, तो जो किस पर, सरफेस पर मिलने वाली जो ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी। कैसी होगी, इंक्रीज होगी। एंड रिमेन द सेम एट अदर प्लेस पे, और अदर प्लेस पर तो सेम रहेगी, लेकिन कहाँ पर बढ़ेगी, सरफेस विल भी इंक्रीज होगा। कैसा होगा, सरफेस पर ग्रेविटी इंक्रीज होगी सेम प्लेस पर, और रिमेन्स द सेम अदर, और सारे अदर प्लेस पर कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो कह रहा है अगर अर्थ को क्या कर दें, स्टॉप कर दें रोटेटिंग्स करना, तो आपको क्या देखेगी, ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी सरफेस पे वो इंक्रीज करती हुई दिखेगी, और अदर प्लेस पर सेम दिखेगी। इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला है अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है अर्थ क्या कर रहा है, एक सराउंडेड कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्थ एक सराउंडेड कर रहा है। अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेरिक ऑफ गैसेस में ड्यू टू ग्रेविटी, तब भी आपकी वो ग्रेविटी कर रहा है। कह रहा है अर्थ क्या कर रहा है, सराउंडेड कर रहा है एटमॉस्फेरिक ऑफ गैसेस में ड्यू टू ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरियस विद द लैटिट्यूड्स एंड becomes stronger as you increase in latitude toward the poles। जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं उन्हें आप लैटिट्यूड्स बोलते हो, और जो खड़ी हुई लाइन्स होती हैं उन्हें आप लॉन्गिट्यूड्स बोलते हो, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हो शायद से। तो कह रहा है जो फोर्स ग्रेविटी, कह रहा है वेरियस जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आने वाली स्ट्रोंगर बोले तो ताकतवर, और लॉन्गिट्यूड्स कैसी हो जाती हैं, फिर इंक्रीज हो जाती हैं टूवर्ड्स द पोल्स पर। किस पर, टूवर्ड्स द पोल्स पर। कह रहा है अर्थ एक सराउंडेड करता है किस पर, एटमॉस्फेरिक ऑफ गैस पर, जिसे आप ड्यू टू ग्रेविटी के माध्यम से करता है। किसके होने पर करता है, ग्रेविटी के होने पर करता है। अर्थ इज सराउंडेड करता है एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी से। कैसे, ग्रेविटी की प्रेजेंटता में करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरियस विथ लैटिट्यूड, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कैसी हो रही है, वेरियस हो रही है विथ लैटिट्यूड्स पे। अब कह रहा है अब आपको लैटिट्यूड्स पे जब बड़ी सी होंगी, वेरियस होंगी, तब आपको क्या मिलने लगेगा, स्ट्रॉन्गर्स बोले तो ताकतवर, और इंक्रीसेस लैटिट्यूड्स टूवर्ड्स द पोल्स मिलने लगेंगे। किससे, पोल्स के कैसे मिलेंगे, लैटिट्यूड्स स्ट्रॉन्गर मिलेंगे और इंक्रीज करेंगे। अब बात कर लेंगे अपन केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस की। केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस की, ये जो प्लान में जो मोशंस करता है उसे आप क्या बोल दोगे, केपलर लॉ ऑफ मोशंस बोल दोगे। तो उसकी बात, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस, केपलर का जो लॉ लगता है किसमें, प्लानिटरी मोशंस में। कैसा है मोशंस है आपका, प्लान मोशंस है, वो केपलर लॉ के उपरांत अपन उसे देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल्स ऑर्बिट्स में विद द सन एट वन फोकस ऑफ इट्स इलिप्टिकल्स पाथ्स में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब सारे प्लैनेट्स, एवरी प्लैनेट्स कहाँ पर रिवॉल्व अराउंड करें, सन के, तब उस ऑर्बिट्स को आप इलिप्टिकल्स ऑर्बिट्स होता है। और सन एक है, सन एट द वन फोकस, सन क्या करता है, एक फोकस करता है, उसे आप क्या बोल दोगे, इलिप्टिकल्स पाथ्स में करता है। सन किस फोकस पे करता है, एक इलिप्टिकल्स पाथ पे करता है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब सारे प्लैनेट्स, एवरी प्लैनेट्स क्या करें, रिवॉल्व अराउंड करें सन के क्या कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, तो सन उन प्लैनेट्स को इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की तरह दर्शाएगा। और सन एट वन फोकस है, सन का कैसा है, एक फोकस है, वो भी इलिप्टिकल्स पाथ्स में। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है इट स्टेट डेट अन इमेजिनरी लाइन्स पे, एक स्टेट्स क्या किया आपने, डेट इमेजिनरी लाइन्स किया फ्रॉम द सन ड्यू टू द प्लेन स्वीप आउट इक्वल एरियाज इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में। कैसे, आउट इक्वल्स एरियाज इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सेकंड लॉ कहता है इट स्टेट कर रहा है डेट्स अन इमेजिनरी लाइन्स में फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट्स स्वीप आउट इक्वल्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सेकंड लॉ कह रहा है एक इमेजिनरी लाइन्स थी, आपने एक इमेजिनरी लाइन्स थी, कैसी लाइन्स थी, एक इमेजिनरी लाइन्स थी जो कि सन से क्या कर रहा है, प्लैनेट्स के स्वीप कर रहा है, वो भी
आउट में कर रहा है लेकिन इक्वल एरियाज में कर रहा है, जिसमें क्या है इक्वल एरिया है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। क्या है, इक्वल एरिया था उसका और इक्वल इंटरवल टाइम था, लेकिन सन से जो प्लैनेट्स कर रहा था वो स्वीप आउट्स बाहर कर रहा था। स्वीप कहाँ कर रहा था, आउट्स में कर रहा था। एक इमेजिनरी लाइंस थी उस पर, कैसी इमेजिनरी लाइंस पे। और थर्ड लॉ क्या कह रहा है, थर्ड लॉ बोल रहा है आपका द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस है प्लेन का, किसका, प्लैनेट्स का, फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टू द स्क्वायर्स ऑफ ऑर्बिट्स पीरियड्स में, जिसे आप टी बोल दोगे। टी क्या है आपका, एक टाइम है, जिसमें आर क्यू हो जाएगा। जो आर क्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा। आर बोले तो जो प्लैनेट्स का क्या है, रेडियस है आर, और जो टी है, टी का स्क्वायर है, जो टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स का। तो ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ कह रहा है आर क्या है, आर आपका एक क्यू है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाइम की। तो आर क्यू इक्वल टू क्या है कि आपका क्या बस बता देगा, केपलर कांस्टेंट। कि आपका केपलर कांस्टेंट बता देगा। तो केपलर कांस्टेंट क्या है, इक्वल टू कह रहा है आर क्यू इक्वल टू के टी का स्क्वायर। तो कह रहा है थर्ड लॉ जो बात हुई है थर्ड लॉ की, जिसमें क्या, क्यूब ऑफ मीन, क्यूब का जो मतलब है, क्यूब का जो मीन है वो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की डिस्टेंस को बता रहा है, जो कि सन क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ लग रहा है, स्क्वायर्स ऑफ, और स्क्वायर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, जिसमें इट्स ऑर्बिटल पीरियड लग रहा है। कैसा लग रहा है, ऑर्बिटल पीरियड लग रहा है। किसके किसके समक्ष में, टाइम के, किसके समक्ष में, टाइम के में। कह रहा आर क्यू है, आर क्यू क्या कर रहा है, आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके, टाइम के रिक्वेस्ट में। आर क्या है आपका, एक रेडियस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टाइम के रिक्वेस्ट में। या आर इक्वल टू के टी, के का मतलब है आपका एक केपलर कांस्टेंट है, वो भी टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स के टाइम पीरियड्स की बात हुई है। ठीक है, अब बात कर लेंगे इसमें मास क्या लगते हैं। मास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेट का होना इंपॉर्टेंट है। अगर वेट मास नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ग्रेविटी में पढ़ा क्या है, क्योंकि ग्रेविटी एक मास पर डिपेंड्स है, एक वेट पर डिपेंड्स है। अगर आपको अर्थ पर रहना है तो मास प्रेजेंट होना चाहिए, आपके पास वेट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप ग्रेविटेशनल्स बन सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हो। अगर ये दोनों आपके प्रेजेंट्स नहीं है, आपने कभी एक मान के चलो आत्मा होती है, सॉल तो आत्मा में आप, वैसे तो आत्मा दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि आत्मा अपना ही जो एक सूक्ष्म रूप होता है, वो मान के चलो अपनी बॉडी जो होती है, बॉडी कोई सा भी काम करना बंद कर ले तो आपकी एक जो आपकी अंदर से जो बताया जाता है, लेकिन मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन तब भी आपको बता देता हूँ कि आपका बॉडी जो किससे मिलकर बना है, इसमें मांस है, मांस है बोले तो मांस हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं। मान के चलो एक बॉडी जो पार्ट्स है वो तरह तरह ऑर्गन्स के बने हुए हैं, इनमें मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं भाई, सब हैं। सुन तो, अब इसमें क्या है, मास है, मास। और इस मास को आप क्या करोगे, अगर आप इस मास को आप महसूस करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसे देख भी सकते हो। क्यों देख सकते हो, क्योंकि इसमें वेट प्रेजेंट, मास के सब ऑर्गन्स हैं, इसमें बोन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आपने मास देख लिया, क्या देख लिया, आपके पास मास प्रेजेंट है। लेकिन आपको कब दिख रही है आत्मा, अब आपको क्या देखनी है, आत्मा देखनी है। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर मेरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट सब है, ऑर्गन्स एकदम काम कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या है, मैंने अपने पास बॉडी देखा है कि मैं बॉडी को इधर भी मूव कर सकता हूँ, उधर भी मूव कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बॉडी है, जो मेरे पास कंट्रोलर है बॉडी के, इसलिए मैं मूव कर लूँगा। अब बात जो आत्मा होती है, आत्मा आपको क्यों नहीं दिख सकती, वो उसमें भी एक सॉयल है, मतलब वो भी इधर उधर उड़ती है, जाती है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें मास प्रेजेंट नहीं है, उसमें बोन्स नहीं है, उसमें आपके वेसल्स नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए आप आत्मा को देख नहीं सकते हो। दिखाई देती है, आप उसमें से निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे, क्योंकि उसके पास अपनी तरह एक मास नहीं है, उसके पास बोन्स नहीं है। ठीक है, ये सब होता है ना प्रेजेंट, तभी तो आप बॉडी, आपकी बॉडी दिखती है। पर्सन्स क्यों दिखता है, सॉल भी तो दिखनी चाहिए, क्यों नहीं दिखती, आत्माएं क्यों नहीं दिखती,
क्योंकि उनके पास अपनी तरह मास प्रेजेंट नहीं होता। बोन्स प्रेजेंट वेसल्स, जो भी ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बन के एक बॉडी तैयार होती है। ऑर्गन्स को क्या, उसे सिस्टम्स को एक तरह से उसमें जोड़ दिया जाता है सिस्टम्स को, तब आपकी एक बॉडी बन के तैयार होती है। क्या वो आपके सॉल्स के पास होती हैं? नहीं होती, इसलिए सॉल्स क्या करती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अब मास की बात कर लेंगे। बहुत देर से अपन बात कर रहे थे, मास एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इस ग्रेविटेशनल। मास की बात कर लेते हैं। मास क्या करता है, एक द्रव्यमान होता है। मास कैसा होता है, द्रव्यमान होता है। मास क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट्स कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, जो सारा अमाउंट्स हो किसका, मैटर्स का, कंटेनेट्स हो इज एन ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो उस ऑब्जेक्ट में टोटल अमाउंट्स ऑफ मैटर्स का कंटेनेट्स हो, उसे आप मास बोल दोगे। क्या बोल दोगे, उसे आप मास बोल दोगे। मास ऑब्जेक्ट को कब मास बोल दोगे, जब उसका टोटल अमाउंट्स मैटर का कंटेनेट्स हो, बना हुआ हो, एक उसका कंटेनेट हो टोटल मास ऑफ मैटर्स का, तब आप उसे मास बोल दोगे। अब ऐसा यूनिट्स और समझ लेते हैं मास की। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो केजी होती है, बोले तो किलोग्राम होती है। क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास की ऐसा यूनिट्स किलोग्राम होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ लें या एक बार और रिविजन्स कर लें कि जो ऐसा यूनिट्स होती है मास की, वो केजी होती है, किलोग्राम्स होती है। नेक्स्ट कह रहा है मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता टाइम टू टाइम में, वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होगा। आपका जो बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट बोल रहा है द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो जो बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, कैन नॉट बी जीरो नहीं होता। दो पॉइंट्स आप इम्पोर्टेंट रख लें कि जो बॉडी का वो मास होता है वो कभी भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। और कह रहा है मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मास होता है वो कैसा होता है, कैन नॉट बी जीरो नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें आप माइंड में बैठा लें कि जो बॉडी का मास होता है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। और कह रहा है द मास ऑफ बॉडी, बॉडीज़ का जो मास होता है वो जीरो नहीं होता, कैन नॉट भी जीरो नहीं होता। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अब बात कर लेंगे अपन वेट की। वेट की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो पहले आप इससे समझ सकते हो वेट्स क्या कह रहा है। जब मेरा वेट्स कितना था, 56 केजी था। मेरा जो मास था वो 56 केजी था, लेकिन मैंने उस वेट्स को कहाँ नापा, मैंने उस वेट्स को किसके, अर्थ के अराउंड नापा। किसके, अर्थ के अराउंड देखा तो मुझे 516 न्यूटन्स मिला। किसका, 560 न्यूटन्स वेट्स मिल रहा था मुझे। फिर मैंने वेट्स को मून के अराउंड किया तो मुझे 90 न्यूटन्स मिला। और फिर मेरा मास कितना था, 56 केजी था। जो न्यूटन्स की बात होती है वो फोर्स की बात कहता है कि फोर्स इक्वल टू न्यूटन्स होता है। फोर्स की अब जो इम्पोर्टेंस होती है, फोर्स की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, न्यूटन्स होती है। तो इसमें फोर्स की बात हुई है, किसकी हुई है, फोर्स की बात हुई है। लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसमें वेट चेंज हो रहा है। वेट कैसे चेंज हो रहा है उस बात को मैंने आपको इसमें बता दिया कि वेट अपना कैसा चेंज हुआ। जबकि मेरा 56 वेट था, फिर भी मेरा वेट क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया। आप वेट्स की फिर से इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। वेट्स और वेट्स का कैसे फार्मूला बन के तैयार हो गया है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वेट्स का कैसे फार्मूला बना दिया है उसने। देखो वेट, वजन या भार। वेट्स बोले तो एक भार होता है पृथ्वी पे। आपको बोले तो अर्थ पे वेट्स का भी बता सकते हो। जब आपका क्या होना चाहिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वेट होना चाहिए, उसमें फोर्स होनी चाहिए विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। और अर्थ के क्या करे, अट्रैक्ट करे, टूवर्ड अट्रैक्ट करे, तभी तो आपको वेट पता चलेगा कि मेरा वेट कितना है। जब आप क्या करोगे, अर्थ पे खड़े होके धरती पर क्या करोगे, जब आपका अर्थ कैसा लग रहा हो, टू अट्रैक्टेड कर रहा हो टूवर्ड्स द अर्थ को, जब आप महसूस करोगे वेट्स, ऑब्जेक्ट का वेट कब कह रहा है, ऑब्जेक्ट का वेट्स कब बता सकते हो, जब उसमें फोर्स हो और बिच
किसमें, विथ बीच में हो, और इट इज अट्रैक्ट करे टूवर्ड्स द अर्थ पर, किस पर अट्रैक्ट करे, टूवर्ड्स द अर्थ पर, जिसे आप डिनोटेड कर सकते हो बेट्स इक्वल टू एम जी। बोले तो एम इक्वल टू वो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। एम क्या है इसमें, एम बोल दोगे मास है, जी तो पता ही होगा ग्रेविटी है। तो वेट में क्या होता है, वेट्स में मास होना चाहिए प्रेजेंट और ग्रेविटी प्रेजेंट होगी। ग्रेविटी प्रेजेंट तभी तो ये कह रहा है मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वेट कब बता सकता है, जब उसमें फोर्स लगी है और वो अर्थ पे खड़े, अर्थ पे कैसा कर रहा हो, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कर रहा हो, तभी तो वेट बनना है मेरा, नहीं तो वेट बनेगा ही नहीं। वेट जब बनेगा जब वेट के बराबर क्या मिल जाएगा, मास ग्रेविटी मिल जाएगी, तब वेट लगेगा। इक्वल टू वेट इक्वल टू जी एम। स्मॉल एम क्या दर्शाता है, स्मॉल एम क्या दर्शाता है, मास किसका, ऑब्जेक्ट का। और कैपिटल एम क्या दर्शाता है, कैपिटल एम बताता है मास किसका, अर्थ का। और कैपिटल जी क्या बताता है, कैपिटल जी की बात की थी तो कैपिटल जो जी होती है वो क्या बता देती है आपकी, जो कैपिटल जी बता देती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स। कोई सा भी जो यूनिवर्स कांस्टेंट्स हो या ग्रेविटी में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स होती है वो बता देती है आपकी कैपिटल जी। और कैपिटल एम बता देता है मास अर्थ का, और स्मॉल एम बताता है मास किसका, ऑब्जेक्ट का, अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या बता देता है, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्या बता देगा, कैपिटल आर बताता है रेडियस ऑफ द अर्थ का। ठीक है, और इसमें क्या लास्ट में बता दिया, ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे ग्रेविटी से पता चला है। ग्रेविटी ने क्या कहा था, ग्रेविटी ने बता दिया था कि ग्रेविटी के बराबर क्या लगती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल जी का मुझे पता है कि कैपिटल जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स होती है। कैपिटल एम मुझे पता है क्या होती है, मास ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ का मास होता है। और मुझे कैपिटल आर भी पता है, अर्थ का रेडियस होता है। ओके, तो मुझे इतना पता चल गया कि वेट अगर मुझे चाहिए तो दो चीज़ें मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, एक तो मास प्रेजेंट होना चाहिए, एक ग्रेविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तब मैं अपना वेट बता पाऊँगा। मैं अपना वेट कब बता पाऊँगा, जब ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास, एक वेट होगा, उसमें फोर्स लग रही होगी और अर्थ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कर रहा होगा, तब मैं बता पाऊंगा कि मेरा जो वेट है, वेट्स में मेरे पास क्या है, एक तो मास होगा, एक ग्रेविटी होगी। मास ग्रेविटी दोनों हो जाएगी, तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास वेट इतना केजी है। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी क्वांटिटी जान लेंगे वेट्स की, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेंगे। ये वेट्स के कुछ पॉइंट्स की बात कर लेंगे। कह रहा वेट्स को अपन डिनोटेड करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। वेट से क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आप कब बोल सकते हो, जिसमें क्या होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी जब बोल सकते हो जिसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए, तब उसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो। तो वेक्टर क्वांटिटी कब बोल सकते हो, जिसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होना चाहिए और डायरेक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए, तब उसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो। इसलिए वेट्स में क्या है, मैग्नीट्यूड्स भी होती है और डायरेक्शंस भी होती है। हाँ, और वेट्स की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो न्यूटन्स होती है। तो कह रहा है इज एक्ट इन बाइटिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस। वेट्स की क्या होती है, एक बाइटिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस होती है। कैसा एक्ट करती है वेट, बाइटिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट कैसा रिएक्ट करती है, बाइटिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस करती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट्स होती है वेट्स की, वो न्यूटन्स होती है, जिसे आप कैपिटल एन से डिनोटेड करते हो। जैसे 1 kg का वेट कितना होता है, 1 kg का वेट्स आपको न्यूटन्स में बताना है तो 9.8 न्यूटन्स बता दोगे। 1 kg का वेट्स आपको न्यूटन्स इसकी यूनिट्स होती है, तो बोलेगा कोई आपसे खड़े होके बोल देगा कि मुझे 1 kg का वेट बता दो, वो भी न्यूटन्स में बताना है, तो 1 kg का वेट्स आप न्यूटन में झट से बता दोगे। न्यूटन्स में मुझे पता है 9.8 न्यूटन्स होता है 1 kg का वेट्स। कैसा बता दोगे, 1 kg का वेट्स कोई खड़े होके पूछ लेगा कि 1 kg का वेट बताना है और मुझे न्यूटन से बताना है, तो आप झट से बता दोगे कि मुझे पता है वेट की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो न्यूटन्स होती है, और न्यूटन्स जो होती है 1 kg का वेट न्यूटन्स में 9.8 न्यूटन्स होता है, आप झट से बता दोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स कह रहा है इन द स्पेस। जो इन द स्पेस की बात करें तो उस पर क्या होती है,
जी, ग्रेविटी जीरो होती है। कैसी होती है? ग्रेविटी जीरो होती है। तो जीरो ग्रेविटी होने पर आप स्पेस पे क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो इज जीरो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपने किसकी बात की है? स्पेस की बात की है। स्पेस पे मुझे पता था, स्पेस पे क्या पता था? मुझे ये पता था स्पेस पे कि स्पेस पे मेरी जो ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है, और जो ऑब्जेक्ट का वेट भी मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। झट से बता दोगे ना आप? किसी से पूछोगे तो नहीं? हाँ, किसी से पूछना नहीं है आपको। पूछोगे आप? नहीं, किसी से नहीं पूछना, ठीक है। आप झट से बता दोगे। क्या बता दोगे? आप झट से बोलोगे कि इस सर ने किसकी बात की है, या सर ने, या क्वेश्चंस होगा जो भी आपका न्यूमेरिकल्स होगा उसमें बात कर दी जाए, स्पेस की बात कर दी जाए, तो मुझे झट से पता होगा कि इसमें तो स्पेस है, और स्पेस में मुझे पता है कि स्पेस में जो अपना वेट का ग्रेविटी कितना जीरो होता है। तो जीरो होने के बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट को क्या बता दूंगा? जीरो ही तो बता दूंगा, क्योंकि मेरी ग्रेविटी ही जीरो है। मेरी जो ग्रेविटी लगने वाली जो होती है, वेट इक्वल टू mg होती है। वेट के अगर आप वेट बताना चाहोगे तो उसमें आपके दो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, एक तो मास प्रेजेंट होना चाहिए, एक ग्रेविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तब आप वेट बता सकते हो। तब आप वेट बता सकते हो कि मेरा वेट इतना है। उसमें क्या प्रेजेंट था? उसमें मास प्रेजेंट था, उसमें ग्रेविटी प्रेजेंट थी, इसलिए आपने वेट्स को झट से बता दिया मेरा वेट इतना है। ऐसे ही इसमें कह रहा है स्पेस की बात हो रही है। किसकी? स्पेस की बात हो रही है, जिसमें मुझे पता था ग्रेविटी जीरो होती है, तो मेरा ऑब्जेक्ट का वेट भी जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है एट द सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहा है। सेंटर ऑफ द अर्थ की भी मुझे पता है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है? ग्रेविटी जीरो होती है, तो मेरा वेट भी कैसा मिलने लगेगा? जीरो मिलने लगेगा। अब किसकी बात हुई है? अर्थ के सेंटर की बात हुई है। किसकी बात हुई है? अर्थ के सेंटर की बात हुई है। अर्थ के सेंटर की बात हो रही है, कहाँ की? सरफेस की बात नहीं हो रही है, अर्थ के सेंटर की बात हो रही है। अर्थ के सेंटर पे मुझे इतना पता है कि अर्थ के सेंटर पे मेरी ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का बोले तो मुझे वेट कितना मिलने लगेगा? जीरो मिलने लगेगा। ये भी आपका सजेशन हो चुका है। नेक्स्ट बात करें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, मून की बात हुई, तो मून पे क्या होता है? 1/6 होता है, 1/4 होता है, 1/6 होता है, 1/4 नहीं, 1/6, 1/6 होता है ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। अर्थ से और जो मून की बात हुई है, अगर मून पे जो 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बोले तो वेट मास का वेट्स इक्वल टू मास की वेट्स इक्वल टू अर्थ के वेट्स 1 वेट ई की बात हुई है। वेट मून इक्वल टू 1/6 वेट अर्थ। बोले तो जो ऑब्जेक्ट कितना मिलेगा किस पे बात हो रही है? मून पे। तो मून पे कितना मिलेगा प्रेजेंटता में? 1/6 ऑफ द वेट कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा, जितना अर्थ के वेट से मून पर 1/6 मिलेगा। ओके, अब बात कर लेंगे अपन किसके? इसके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में मोशंस तो बहुत ज़रूरी है। मोशंस जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स था, इसके पहले एक सेशंस में आपने मोशंस और फोर्स पढ़ा था, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। मोशंस और फोर्स के तीनों लॉ, जो न्यूटन्स के 3 लॉस थे, उन्हें भी आप रिवाइज कर लेंगे। न्यूटन्स के 3 लॉस क्या थे, और क्या रिवाइज करोगे? मोशंस रिवाइज कर लोगे, उसकी फोर्स रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अब आगे जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अर्थ का, वो क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो आप इसकी बात कर लेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल्स। ओके, देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें अर्थ पे क्या लगा है? फोर्स लगी है। तो इसमें फोर्स कब लगी है? मुझे पता था कि मेरा जो सन है, सूरज है, सबका सूरज है, मेरा ही अकेला नहीं है, तेरा भी सूरज है, उसका भी सूरज है, सबका सूरज है, जो अर्थ पे रह रहे हैं उन सबका सूरज है ना? सूरज, सन, सबका ही है। तो मैंने क्या देखा, सन क्या कर रहा था? सन एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा था, किसके? अर्थ पर। और अर्थ भी क्या कर रहा था? एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा था, किस पर? सन पर। आप दिख रहा होगा m1 है वो F1 F2 क्या कर रहा है? फोर्स 1
फोर्स टू एक दूसरे के क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर जो रोटेशनल चल रहा है मेरा, वो डी ऐसी चल रहा है, क्या कर चल रही है, रोटेशनल डेंसिटी चल रही है, डेंसिटी चल रही है। सन और अर्थ के बीच क्या चल रही है, डेंसिटी चल रही है, सन और अर्थ बोले तो डी ऐसी, ये क्या बता रही है, डेंसिटी सन और अर्थ की, ठीक है। अब इसमें देखा कि मेरा जो सन है, सन का क्या है, एम एस, एम एस क्या होता है, मास, मास होता है, मास नहीं होता, मोमेंटम होता है। सन क्या कर रहा है, एम एस, सन को किससे डिनोटेड कर लिया, एम एस से, अर्थ को एम ई से, ये मास होता है, ठीक है। तो इस पे जो लगने वाली फोर्स, इस पे जो लगने वाली फोर्स F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू एम एस इंटू एम ई अपॉन में डेंसिटी ऐसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स हो जाएगी। फोर्स किस में निकलती है, न्यूटन्स में निकलती है, फोर्स किस में निकलती है, न्यूटन्स में निकलती है। तो इसमें क्या लगा दिया, सन का मास एम एस और अर्थ का मास एम एस, ओके। एक दूसरे के इसमें फोर्स क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। डेंसिटी क्या थी, ऐसी बोले तो डेंसिटी सन की और अर्थ की नाप ली। तो इसमें जो लगने वाली फोर्स न्यूटन्स में 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स प्रेजेंटता में आपने देखने को मिल गई है। अब इसमें कुछ इसके पॉइंट समझेंगे। पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कहाँ फोर्स लगी है, कहाँ क्या लगा है, कहाँ पर मुझे मास मिला है, कहाँ पर अट्रैक्शन हुई है, सब पता चल जाएगा। आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, नोट्स तो पढ़ो। अब बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल्स में। मोशंस, ऑब्जेक्ट का मोशंस किसके अंडर था में, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल्स पे। तो फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की जो फोर्स है वो क्या कहता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशंस की जो इक्वेशंस होती हैं फॉर द ऑब्जेक्ट की मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई है। और वो भी किसके, मोशंस ऑफ इक्वेशंस की बात हुई है, किसके, ऑब्जेक्ट के जब मूविंग कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी, अर्थ की। तो मैंने क्या कहा था, न्यूटन्स के जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस की तीनों वे लॉस थे, तीनों जो फार्मूलेस थे, वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वो रिवाइज कर लेना आप। लेकिन इसमें उन्हें किससे डिनोटेड किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये क्या है, ये आपकी फोर्स ऑफ द अर्थ पे जो मिलने वाली फोर्स है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। इसमें थ्री थी ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कितनी थी, थ्री थी ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। तो इसमें फर्स्ट क्या कह रही है, फर्स्ट कह रहा है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी क्या था, v आपका क्या था, b था आपका फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू u क्या था, u था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और उसमें at था, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशंस की बात थी, इसमें g ग्रेविटी की बात थी, तो इसमें g बता दिया आपको, क्या बता दिया, जी टी। तो जी क्या है, वो जी आपकी क्या है, ग्रेविटी है, टी आपका टाइम हो जाएगा, टी आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसमें किसकी बात हो रही है, उसमें बात हुई थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ए एक्सीलरेशंस की बात थी, इसलिए उसमें जी की जगह ए कर दिया था। इसमें क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल्स की बात है, इसलिए एक्सीलरेशंस की जगह क्या कर दिया आपने, ग्रेविटी कर दिया, क्या कर दिया, ग्रेविटी कर दिया, किसकी जगह, एक्सीलरेशन की जगह। फिर आपका क्या बन गया, b इक्वल टू यू प्लस जी टी। बी आपका क्या था, बी आपकी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी टाइम, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन कह रहा है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। h क्या है, h क्या है, एच एक आपकी क्या दे देगा, एच आपकी एक क्या दर्शा देगा, एच उसमें क्या दर्शा रहा था आपकी, एच उसमें क्या दर्शा रहा था, एच आपका हो जाएगा, आपका एक डिस्टेंस बता देगा, एच क्या बताएगा, आपका एक डिस्टेंस बताएगा, एच हाइट नहीं बताएगा, बल्कि एच आपका क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यू क्या है, यू आपका क्या है, इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी था। तो u इक्वल टू इनिशियल मोशंस टाइम प्लस हाफ ग्रेविटी और टाइम स्क्वायर्स हो जाएगा सेकंड्स। टी स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर हाफ जी टी का स्क्वायर है। जी क्या है? जी आपकी ग्रेविटी है। बस आप इतना ध्यान रख लें, जी क्या है? ग्रेविटी है। जी क्या है? ग्रेविटी है। उसमें एक ही बात थी, ये क्या था? एक्सीलरेशंस था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला कह रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g तो v क्या है? b है आपका फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2g क्या है? आपकी ग्रेविटी, h क्या है? आपकी डिस्टेंस है। ओके, ये थर्ड लॉ हो गया। इन तीनों लॉ को आपको रट के रखना है। बस इनमें क्या रखा है, ये ग्रेविटेशंस में पूछे गए हैं, ग्रेविटी में पूछे गए हैं, इसलिए एक ही जगह आपको ने क्या कर दिया? जी कर दिया। अगर आपको एक्सीलरेशंस में पूछे जाते तो एक ही जगह आप क्या कर देते? जी की जगह आप क्या कर देते? ए कर देते। और ग्रेविटी में पूछे जाए तो एक ही जगह क्या कर दोगे? जी कर दोगे। अब इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे। कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स बाइटिकल्स डाउनवर्ड, एक ऑब्जेक्ट क्या फॉल कर रहा है? बाइटिकल्स डाउनवर्ड कर रहा है। कैसा कर रहा है? बाइटिकल्स डाउनवर्ड कर रहा है। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इज टेकन अस पॉजिटिव पे, कैसे टेकन करेगी? पॉजिटिव पे करेगी। क्या रहा? देन एक्सीलरेशन ड्यू टू कर रही है ग्रेविटी पे, क्या कर रही है? देन एक्सीलरेशन ड्यू टू कर रही है ग्रेविटी पे। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू किस पे कर रही है? ग्रेविटी पर। तो उसमें इज टेकन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ फॉल कर रहा है? बाइटिकल्स डाउनवर्ड। अगर बाइटिकल्स डाउनवर्ड फॉल करेगा तो उसमें एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसा मिलने लगेगा? कैसा टेकन होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप बोल दोगे इट्स वेलोसिटी इंक्रीज वाइल फॉलिंग्स, तो इसमें फैलिंग होने पर कैसी वेलोसिटी होगी? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब आप बाइटिकल्स डाउनवर्ड कराओगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फैल्स बोले तो गिराओगे, कैसे में? बाइटिकल्स डाउनवर्ड में गिराओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेगी, तब आपको टेकन्स कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए आप बोल दोगे कि वेलोसिटी को क्या कराएंगे? इंक्रीज कराया है। वेलोसिटी कैसी मिली है आपको? इट्स इंक्रीज कराई है वाइल फैलिंग्स में। इट्स वेलोसिटी, जब आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी फैलिंग्स पे। कब हो जाएगी? जब आप ऑब्जेक्ट को फैल्स करवाओगे बाइटिकल्स डाउनवर्ड में, ऑब्जेक्ट को फैल्स करवाओगे बाइटिकल्स डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, तब आपको कैसी? पॉजिटिव मिलेगी। जब आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कैसी? वाइल फॉलिंग्स में। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कैसी? वाइल फॉलिंग्स में। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? थ्रोन कर रहा है। ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? थ्रो कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट को आप फेल कर रहे थे, कैसे? फेल कर रहे थे। अब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया? थ्रोन कर दिया। बोले तो ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, किस साइड में फेंक रहे हो? बाइटिकल्स अपवर्ड में फेंक रहे हो, ऊपर की साइड, अपवर्ड अपवर्ड फेंक रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो। तो देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जब आप बस इतना समझ लो, एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसे फेल कराया, उसे मैंने फेल बोले तो गिरा दिया। जब मैंने गिराया कैसा? बाइटिकल्स डाउनवर्ड, नीचे की साइड डाउनवर्ड गिराया, तब मुझे जो ग्रेविटी कैसी मिली? पॉजिटिव मिली। तो मैं, जाहिर सी बात है, तब मैं बोल दूंगा कि जो वेलोसिटी क्या हुई मेरी? इंक्रीज हुई। कब हुई थी इंक्रीज? जब मैंने फेलिंग करवाया। ठीक है, ये बात तो आपने समझ ली। सेकंड्स बात कह रहा है, सेकंड पॉइंट्स कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, कब कहाँ फेंका? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की साइड मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका। ठीक है, थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सीलरेशंस ग्रेविटी की कैसी हुई? नेगेटिव हुई। जब मैंने ऊपर की साइड फेंका तो कैसी हुई? ग्रेविटी कैसी मिली मुझे? नेगेटिव मिली। तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी? डिक्रीज हो रही है, मूविंग अपवर्ड। अपवर्ड करने पर मेरी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज, कम हो जाएगी, और फेलिंग करने पर मेरी जो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल आईएमपी हैं, ये दोनों क्या हैं? आईएमपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें आप
अपने नोट्सबुक में उतार लें कि मैंने जब ऑब्जेक्ट को क्या किया, फेल करवाया एक वर्टिकल्स डाउनवर्ड में, तब मुझे क्या मिला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब मेरी कैसी हुई, पॉजिटिव मिली। तो मेरी जो वेलोसिटी क्या हो रही थी, फेलिंग्स पर इंक्रीज हो रही थी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया वर्टिकली अपवर्ड में, वर्टिकली अपवर्ड में ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुई, नेगेटिव हुई। कैसी हुई, नेगेटिव हुई। तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कैसी, अपवर्ड मूविंग कराने पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट इसके और पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेंगे। कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपेड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट पर, एक ऑब्जेक्ट को क्या कराया है, ड्रॉपेड किया है, कराया है फ्रीली फ्रॉम में, वो भी हाइट पर, फ्रीली फ्रॉम ए हाइट पर। तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी को आप यू से डिनोटेड करते हो, किस से डिनोटेड करते हो, यू से डिनोटेड करते हो, तो आप क्या बोल देते हो उसे, यू क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, बी क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो आपने क्या कराया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉपेड की कराया फ्रीली फ्रॉम पे, हाइट के फ्रीली फ्रॉम में, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिली, क्या मिली, यू मिल गया आपको, क्या, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कह रहा है ऑब्जेक्ट को क्या किया, थ्रोन किया, ऑब्जेक्ट को फेंका, कैसा, वर्टिकल अपवर्ड में। कैसा फेंका आपने, वर्टिकल अपवर्ड में फेंका, तो आपको फाइनल वेलोसिटी भी कैसी आने लगी, जीरो आने लगी। बी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, थ्रोन किया, फेंका, कैसा, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, ऊपर की साइड फेंका आपने, तो आपको फाइनल वेलोसिटी जीरो मिलने लगी। और इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप्ड किया फ्रीली हाइट पर, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो मिली। दोनों बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कह रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रॉम ए हाइट पर, कह रहा है एक टाइम टेकन किया है वाई एन ऑब्जेक्ट को, कैसा, फॉल फ्रॉम ए हाइट पर, तो इस सेम अस टेकन वाई राइज द सेम हाइट्स, तो उसकी कैसी हाइट्स मिलने लगेगी, सेम हाइट मिलने लगेगी। जब ऑब्जेक्ट को आपने टाइम के रिक्वेस्ट टाइम टेकन्स में ऑब्जेक्ट को फॉल कराया हाइट के सेम पे, तो आपको जो राइज द सेम हाइट्स, तो हाइट्स आपको कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन फ्लड की। फ्लड क्या, द्रव, उसकी बात कर लेंगे। फ्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है इसमें, फ्लड भी देख लेंगे, क्योंकि जितने अपने पॉइंट्स, जितने टॉपिक्स अपने इसमें डाउट क्लियर हो जाएं उतनी बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि मुझे पता है हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर्स इसमें क्या लॉन्ग होने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्या होने वाला, लॉन्ग है। क्योंकि अपन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है, तब एक से एक धुरंधर देखते हैं क्या करने वाले। अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो, आप झट से बता दोगे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉपेड किया, वो भी हाइट के समक्ष में, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी बोले तो यू क्या मिला, जीरो मिला। आपने झट से बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर होते जा रहे हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर होते चले जाएंगे तो आप झट से न्यूमेरिकल्स बना लोगे ना। तो इसी टॉपिक को आप देख लेंगे, फ्लड क्या कहता है। देखो फ्लड की बात करें, द्रव की, कह रहा ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कम्बाइनेट, पूरे जो लिक्विड्स में कैसा, गैसेस आर कम्बाइनेट करे, उसे आप फ्लड कहते हो। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है आपका, एक फ्लड है। एयर क्या है, फ्लड है। तो कह रहा ऑल लिक्विड आर गैसेस आर कम्बाइनेट कॉल्ड फ्लड्स, उसे आप फ्लड्स कहते हो। द्रव, फ्लड, फ्लड बोले तो द्रव। ओके, कह रहा ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉम्बिनेट्स कॉल्ड फ्लड्स, कह रहा सारे लिक्विड्स में जब गैस का कॉम्बिनेट्स हो जाए तो उसे आप फ्लड बोल दोगे। क्या बोल दोगे, फ्लड्स बोल दोगे। जैसे कि वाटर है, एयर है, होता है एयर, वाटर, ये क्या है आपके, फ्लड्स हैं। जब आपका सारा लिक्विड्स कैसा, गैसेस में, सारा लिक्विड और गैसेस में कैसा कर ले, कंबाइनेडली कर ले, उसे आप फ्लड्स बोल दोगे। अब कह रहा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड, फ्लड्स की क्या मैकेनिकल्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर्स पढ़ते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। थ्रस्ट एंड प्रेशर्स क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, जोर, प्रेशर बोले तो दबाव। तो पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं फ्लड्स की। देखो ये आप गौर से देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले हो, थ्रस्ट एंड प्रेशर्स पढ़ोगे, तब इसमें आपको ये रोल इन्वॉल्व कर लेगा आपका। ये जो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं, एक बाज है या एक बर्ड्स है, ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। फ्लाई कब कर लेगा वो, फ्लाई कब कर लेगा भाई, ये बता दे कि फ्लाई, ये एक पक्षी है जो फ्लाई कब कर लेगा, जब वो अपने पंखों को क्या करेगा, एयर में, एयर को काटेगा जभी तो वो फ्लाई करेगा। तो एयर कब काट लेगा, जब वो थ्रस्ट जोर लगाएगा या दबाव लगाएगा, तभी तो एयर को काट पाएगा। जैसे उसमें कोई फोर्स एक्टिंग करे या कोई उसमें ऐसा इन्वॉल्व हो, अपनी एनर्जी इन्वॉल्व तो पक्षी करेगा, लेकिन एनर्जी इन्वॉल्व कैसे कर रहा है, वो अपने समक्ष जो एयर है उसे आप उसमें क्या कर रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है, उसमें जोर लगा रहा है एयर, उसमें अपने पंखों से, किससे, अपने पंखों में थ्रस्ट कर रहा है। एयर को थ्रस्ट करते करते वो इतना थ्रस्ट कर लेगा, इतना तेजी कर लेगा कि उसमें उसका जोर एक प्रकार सा कैसा, थ्रस्ट बोले तो प्रेशर, दबाव को क्या करेगा, काट देगा। प्रेशर्स को, दबाव उसमें इतना पैदा कर लेगा कि जोर से जो थ्रस्ट अपने आप कटती हुई चली जाएंगी एयर्स में, सुई वो फ्लाई कर लेगा, तो वो क्या कर लेगा, फ्लाई कर लेगा। इतनी बात सजेशन हुई, इसके सम बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोई सा भी पक्षी कब वो फ्लाई कर सकता है, जब वो थ्रस्ट करेगा, एयर को क्या करेगा, थ्रस्ट करेगा, जोर लगाएगा एयर में। और एक वो ग्रेविटी वो भी सेंटर वाली, किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों का बहुत ही इन्वॉल्व हो जाएगा, तब पक्षी क्या करेगा, फ्लाई करेगा। अपन भी तो फ्लाई कर सकते हैं, इंसान क्या फ्लाई नहीं कर सकते। अगर इंसान के पास पंख हो, अच्छे पंख हों, और वो क्या करें, थ्रस्ट हवा को काट दें। अब आपके जो हथेली से, हाथों से तो हवा कटती नहीं है आपसे, एयर्स को नहीं काट सकते आप, इसलिए आप फ्लाई नहीं कर सकते। और आप जैसे कि आप एयर्स में क्या अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नहीं रख सकते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप एयर में रख लो, और एयर में रखने के बाद आप क्या कर लोगे, आप थ्रस्ट जोर लगा दोगे, उसमें काट दोगे एयर्स को, तो आप फ्लाई कर लोगे। आप भी तो फ्लाई कर सकते हो, इंसान भी तो फ्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पक्षी कर रहे हैं। पक्षी दो प्रकार से कर लेते हैं, क्योंकि पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटीज लगा लेते हैं बॉडीज़ पर, और बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ के अलावा थ्रस्ट बोले तो हवा को क्या करते हैं, थ्रस्ट जोर लगा देते हैं, उन्हें काट देते हैं, इसलिए वो फ्लाई कर लेते हैं। कुछ इसके सम बेसिक्स पॉइंट्स देख लेंगे। कह रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैट्स, किसकी, मैकेनिकल और प्रॉपर्टीज फ्लैट्स की। फ्लैट्स की बोले तो द्रव्य की जो मैकेनिकल्स प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा, थ्रस्ट आ जाएगा, एंड प्रेशर्स आ जाएगा, और डेंसिटीज आ जाएंगी। डेंसिटी नहीं, दो ही चीज़ें हैं फ्लैट के में, दोनों चीज़ें हैं जिसमें आपका क्या क्या है, थ्रस्ट है और प्रेशर्स है। तो थ्रस्ट में किसकी बात हो रही है, थ्रस्ट कह रहा है द फोर्स एक्टिंग, थ्रस्ट में एक फोर्स एक्टिंग करेगी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस के, तो उसे आप थ्रस्ट, उसे आप क्या बोल दोगे, जोर बोल दोगे, उसे आप जोर बोल दोगे। किसे बोल दोगे, थ्रस्ट को, थ्रस्ट बोले तो जोर। थ्रस्ट कब बोल दोगे, जब आपकी एक फोर्स एक्टिंग करनी चाहिए, वो भी किसके, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्टिंग करे और इट्स सरफेस पर, उसे आप थ्रस्ट बोल सकते हो। क्या बोल दोगे, उसे आप थ्रस्ट बोल दोगे। थ्रस्ट आप जोर कब लगाओगे, जब आपकी एक फोर्स एक्टिंग करेगी किसके, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के और इट्स सरफेस पर, तब आप उसे उस फोर्स एक्टिंग को आप एक जोर, थ्रस्ट बोल दोगे। ठीक है, अब प्रेशर्स की बात कर लेंगे। इसमें प्रेशर्स की बात हो रही है, किसकी, प्रेशर्स, दबाव की। कह रहा है इट इज़ डिफाइनेड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, इसे डिफाइनेट करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स एक्टिंग किया है पर यूनिट सरफेस एरिया, एरिया के पर यूनिट सरफेस एरिया पे नॉर्मल फोर्स एक्टिंग कराया है। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, थ्रस्ट क्या है, ऑन यूनिट एरिया में है, इज कॉल्ड, उसे आप क्या बोल दोगे, प्रेशर्स बोल दोगे। प्रेशर्स किसे बोल दोगे, जब आपकी यूनिट्स एरिया में थ्रस्ट लग जाए तो उसे प्रेशर्स बोल सकते हो। या इसकी डेफिनेशन सुन लो, इट इज़ डिफाइनेड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग्स पर यूनिट सरफेस एरिया पर, एक नॉर्मल फोर्स एक्टिंग करे पर यूनिट सरफेस एरिया में, और थ्रस्ट उसकी क्या हो, थ्रस्ट यूनिट एरिया हो,
थ्रस्ट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए यूनिट्स एरिया में, तो उसे आप प्रेशर्स बोल सकते हो। प्रेशर्स को अपन डिनोटेड करते हैं पी, जिसमें फोर्स होता है अपॉन में एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स होता है अपॉन में एरिया होता है। फोर्स क्या करता है, फोर्स थ्रस्ट का रोल निभाता है अपॉन एरिया, एरिया का रोल दिखाता है। फोर्स को डिनोटेड कर, वो थ्रस्ट को डिनोटेड कर सकते हैं फोर्स से, ठीक है। और इसकी जो प्रेशर्स की एसआई यूनिट्स होती है वो न्यूटन्स मीटर माइनस के 2 बोले तो पास्कल्स में होती है, और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। प्रेशर इज एक्साइटेड बाय लिक्विड को कॉलम में, लिक्विड कॉलम में कह रहा है प्रेशर एक्सटेट करती है एक लिक्विड कॉलम में। कह रहा है P इक्वल टू, P क्या है, प्रेशर है, इक्वल टू H क्या है आपकी एक हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम्स में। H क्या है आपकी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम्स है, H क्या है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम्स है, इक्वल टू, और इसमें जो सिग्मा है, कह रहा प्रेशर इक्वल टू हाइट सिग्मा जी। हाइट क्या है, हाइट सिग्मा जी, हाइट सिग्मा जी। तो H है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम्स का, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की, क्या है डेंसिटी है सिग्मा, और G क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की क्या है एक्सीलरेशन से। ये आपके सम फॉर्मूलेस हो गए कि प्रेशर एक्साइटेड लिक्विड कॉलम में क्या करता है, P को डिनोटेड करता है H सिग्मा जी। H क्या है हाइट ऑफ लिक्विड्स की कॉलम में है, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड में, G क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब बात कर लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, घनत्व है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या कहता है, डेंसिटी कहता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड अस मास पर यूनिट्स वॉल्यूम्स में। डेंसिटी एक ऐसा सब्सटेंस है जो डेफिनाइट्स करता है मास पर यूनिट्स वॉल्यूम्स का मास पर यूनिट्स करता है, जिसकी यूनिट्स होती है डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर्स क्यू होती है। और ये एक क्या होती है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस का, डेंसिटी क्या होती है सब्सटेंस का मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास अपॉन में सब्सटेंस का वॉल्यूम्स, ये क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोटेड करते हैं सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू एम। एम क्या होता है, एम होता है मास ऑफ सब्सटेंस, और वॉल्यूम्स क्या होती है सब्सटेंस, वॉल्यूम्स का सब्सटेंस होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या कह रहा है, एक बार और समझ लेंगे। डेंसिटी कह रहा है डेंसिटी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिफाइनेट्स करे मास को पर यूनिट वैल्यूम से, मास को पर यूनिट वैल्यू में डिफाइनाइट्स करे, उसे आप डेंसिटी बोलोगे। इसकी यूनिट्स होती है कि केजी पर मीटर क्यू होती है, और ये एक डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डेंसिटी को आप, डेंसिटी किसके बराबर होती है, सब्सटेंस के मास अपॉन सब्सटेंस के वैल्यूम्स। तो इसमें सिग्मा बराबर होता है मास अपॉन में वैल्यूम्स। ये आपका एक बेसिक क्या है फॉर्मूला है। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, किसकी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कहता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिलेटिव डेंसिटी करे, इट वो इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी में, किसका, इट इज़ रेशियो में, उसे आप डेंसिटी ड्यू टू डेट ऑफ वाटर्स में, किस में, डेंसिटी वाटर्स में, किस में, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वाटर में बताती है, उसे आप रिलेटिव डेंसिटी कहते हो। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिलेटिव डेंसिटी करे, वो भी इट इज बोले तो इट इज़ द रेशियो में, और इट्स डेंसिटी ऑफ डेट्स वाटर्स में, उसे आप रिलेटिव डेंसिटी कहते हो। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर्स में। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इक्वल टू होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन, कह रहा रिलेटिव ऑफ डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, दोनों का जो मिलकर क्या बनाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर्स की डेंसिटी, को दोनों मिलकर क्या बनाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव जो डेंसिटी है,
तो रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करते होते रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। उसमें इट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू डेट्स द वाटर्स की। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर्स की। अब बात करेंगे ब्यूएंसी की। किसकी? ब्यूएंसी। देखो बायोंसी की बात हो रही है। वॉयंसी क्या कहता है? उछाल। वॉयंसी क्या होती है? उछाल। एक ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या लग रहा है? वेट। और बॉयंसी फोर्स, जब उसमें बॉयंसी फोर्स ज़्यादा हो जाए किसकी? ऑब्जेक्ट में, जब उसकी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉयंसी फोर्स ज़्यादा हो जाए तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तैरने लगेगा। इस तरह आप उस ऑब्जेक्ट को करें जिसमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट हो कैसा? कम हो जाए और बायोंसी फोर्स ज़्यादा लगने लगे तो आपका क्या? ऑब्जेक्ट आपका पानी में फ्लोटिंग्स करने लगेगा, तैरने लगेगा। आपने कभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी नाव जो होती हैं वो पानी में किस प्रकार तैरती हैं। उसे भी आपको दिखाते हैं कि जो बड़ी बड़ी नाव होती हैं, ये जो नाव है वो पानी में किस प्रकार फ्लोट कर रही हैं, फ्लेटिंग कर रही हैं, क्योंकि उसमें क्या लगा है? बायोंसी फोर्स। वाटर्स की जो बायोंसी फोर्स होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा हो रही है किसके? ऑब्जेक्ट के में, जो ऊपर से लगने वाली ऑब्जेक्ट का वेट और उसमें जो बायोंसी फोर्स है वो कैसी हो रही? ज़्यादा हो रही है। किस प्रकार? उसके ऑब्जेक्ट के बनने के आकार में। ऑब्जेक्ट का जो आकार इस प्रकार डिनोटेड किया जाए जिसमें बायोंसी फोर्स ज़्यादा लगने लगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या? तैरने लगेगा। जैसे कि ग्रेटर बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स देखो ज़्यादा हो रही है, बायोंसी फोर्स कंटेनर्स, शिप के कंटेनर से ग्रेटर बायोंसी फोर्स ज़्यादा हो रही है। एक कील जब आप समुद्र में डालोगे तो आप देखोगे कि कील क्या करेगी? एक जो कील होती है ना, मान के चलो एक कुछ आयरन टुकड़ा ही ले लेते हैं, आयरन एक टुकड़ा ले लेते हैं आयरन का, उसे क्या करेंगे? वाटर्स में डाल देंगे तो आप उस आयरन के टुकड़े को देखोगे वो क्या करेगी? पानी में डूब जाएगा आयरन का टुकड़ा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि स्मॉलर बायोंट फोर्स लग रही है, स्मॉलर बियॉन्ड फोर्स लग रही है, बायोंसी फोर्स लग रही है, उसमें बायोंट फोर्स लग रही है। अगर कह रहा है इसमें ग्रेटर नाव क्यों आपकी तैर रही है पानी पे? क्योंकि उसमें जो बायोंसी फोर्स क्या कर रही है? ग्रेटर हो रही है, इसलिए नाव तैर रही है। और जो कील थी, कील आपकी जो पानी में क्या एकदम से आपने पानी में डाली और वो डूब गई, क्योंकि उसमें बायोंसी फोर्स कम लगी, कम थी उसकी बायोंसी फोर्स, उसमें लगी नहीं पाई बायोंसी फोर्स, इसलिए कि आपकी जो आयरन्स, जो आपका टुकड़ा था आयरन्स का, वो क्या हुआ? डूब गया पानी में। इसकी डेफिनेशन से इसका पूरा क्लियर वांडा फोड़ देंगे। डेफिनेशन से इसके जो टॉपिक्स हैं उससे आपकी डेफिनेशन से इसका वांडा फोड़ देंगे कि बायोंसी फोर्स लगी तो लगी कैसे, ठीक है, और वो भी शिप पर। देखो बायोंसी की बात करें, उछाल की, तो कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड्स की टेंडेंसी है टू एक्सर्ट, क्या होती है? टू एक्सर्ट होती है अन अपवर्ड फोर्स पर। कैसी? अन अपवर्ड फोर्स पर। तो ऑन एन ऑब्जेक्ट कैसा करेगा? ऑब्जेक्ट ऑन इमर्स्ड करेगा। कैसा करेगा? ऑब्जेक्ट इमर्स्ड करेगा इन, इट इज कॉल्ड बायोंसी। उसको आप क्या बोल दोगे? बायोंसी बोल दोगे। बायोंसी क्या होती है? उछाल होती है। क्या होती है बायोंसी? आपकी एक उछाल होती है। बायोंसी एक उछाल होती है। मैंने आपके जो शिप के कंटेनर की बात बताई है ना, शिप के कंटेनर्स में जो वाटर्स का लेवल्स था, वाटर्स में क्या लग रही थी? बायोंसी फोर्स इंक्रीज हो रही थी, ज़्यादा लग रही थी शिप के कंटेनर्स के जो वेट के हिसाब से। तो उसमें आपका जो शिप का कंटेनर्स था वो क्या कर रहा था? तैरने लगे था, क्योंकि उसमें बायोंसी फोर्स इंक्रीज हो रही थी। और आपने एक आयरन्स का पार्टिकल्स जब पानी में डाला तो वो आयरन्स का पार्टिकल्स पानी में डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि उसमें स्मॉलर बायोंसी फोर्स हो रही थी, ठीक है। ऐसी बायोंसी फोर्स जो होती है उसमें द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स की जो टेंडेंसी होती है वो एक्साइट करे अपवर्ड फोर्स में, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इमर्स्ड करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इमर्स्ड कर देगा। तो उस टाइम से आप बोल सकते हो कि ये मेरी क्या थी? ये मेरी बायोंसी थी, क्योंकि मेरा जो था जो पानी में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इमर्स्ड हो गया,
क्योंकि मैंने क्या किया, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स की जो टेंडेंसी से मैंने एक्सर्ट करा दिया अपवर्ड फोर्स। किससे? अपवर्ड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट इमर्स्ट करने लगा, इज कॉल्ड ए बायोंसी। उसे आपने क्या बोल दिया? बायोंसी बोल दिया। अब इसमें बायोंसी फोर्स कैसे लगती है? कह रहा है इज अन अपवर्ड फोर्स, इज अन अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाइए विच एक्ट कर रही है ऑन अन ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इमर्स्ट करेगा लिक्विड्स में, ऑब्जेक्ट इमर्स्ट करेगा लिक्विड्स में। तो इज इट कॉल्ड अपरेस्ट। क्या लगेगा? अपरेस्ट लगेगा। कैसा द्रव्य लगेगा? कैसा जोर लगेगा? अपरेस्ट, ऊपर की ओर जोर लगेगा, अपरेस्ट जोर लगेगा। कब जोर लगेगा ऊपर की ओर? जब जो बियॉन्ड फोर्स है उस बियॉन्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्स करवाया, एक्ट करवाया ऑब्जेक्ट के। तो व्हेन इज इमर्स्ट करने लगा लिक्विड, कैसा होने लगा? इमर्स्ट करने लगा। उस इमर्स्ट को इट इज कॉल्ड क्या कर दिया? अप थ्रस्ट कर दिया। तो आपका जो थ्रस्ट जोर कैसा लगा? अब ऊपर की साइड। ठीक है। कह रहा है अब कह रहा है आर्चिमेडस, जो आर्किमेडस प्रिंसिपल्स ने क्या कहा था? आर्किमेडस प्रिंसिपल्स कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल और पार्टिकल्स, जो एक ऑब्जेक्ट फुल और पार्टिकल इमर्ज करे लिक्विड्स में। किस में? लिक्विड्स में इमर्ज करे। तो इज एक्सपीरियंस, तो उसका जो एक्सपीरियंस था कैसा? बायोंस फोर्स का, और अपरेस्ट लगने लगा। कैसा? अपरेस्ट का। तो विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड्स के वेट से क्या करने लगा? डिस्प्लेस्ड किया उसने ऑब्जेक्ट को। कैसा डिस्प्लेस किया? विच इज इक्वल टू द वेट के इक्वल्स में क्या किया? लिक्विड को डिस्प्लेस्ड कर दिया वाय द ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अब कह रहा है आर्चिमेडस ने क्या कहा? आर्चिमेडस प्रिंसिपल्स का जो यूज्ड हुआ है किसमें? डिजाइनिंग शिप में, डिजाइनिंग शिप के बनाने में। शिप को इस तरह उसने डिजाइन किया था, किसने? आर्चिमेडस प्रिंसिपल्स में, जिसकी तरह शिप में क्या लगने लगे? क्या लगने लगे? वियोंसी फोर्स कैसी लगने लगे? ज़्यादा, इंक्रीज लगने लगे। इसलिए आर्चिमेडस प्रिंसिपल ने क्या यूज किया? डिजाइनिंग शिप का डिजाइन यूज किया, और सबमेरिनस यूज किया, और लैक्टोमीटर का यूज किया, और हाइड्रोमीटर्स का। ये कब? किसने? किसने? आर्चिमेडस प्रिंसिपल्स ने इन सब का क्या किया? यूज किया। किसका? डिजाइन शिप के डिजाइन का यूज किया, और सबमेरिनस और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या होता है? एक ऐसा मीटर होता है जिससे आप क्या? समुद्र की गहराई देख सकते हो, उससे मिक्सचर्स कर सकते हो, नाप सकते हो। किससे? हाइड्रोमीटर से नाप सकते हो कि नहीं। और लैक्टोमीटर से आप समुद्र के अंदर के कुछ ऑब्जेक्ट देख सकते हो, लैक्टोमीटर से। ये किसने यूज किया है? आर्चिमेडस प्रिंसिपल्स। तो आर्चिमेडस प्रिंसिपल्स ने शिप की डिजाइन की, शिप की इस प्रकार डिजाइन किया उसने शिप को, जिससे उसे क्या लगा? बायोंसी फोर्स उसकी ज़्यादा लगने लगे, जिससे आपका जो शिप क्या करने लगे? पानी पर फ्लोटिंग्स करने लगे। ओके, ये आपका सब कंप्लीट बायोंसी फोर्स, उछाल फोर्स जो थी मैंने कंप्लीट करा दी है। एक बर्नौली थ्योरम्स और रह गई है, बर्नौली थ्योरम्स और देख लेते हैं। आपको लगे हाँ तो वो भी देख लेते हैं। देखो, बर्नौलीज जो थ्योरम्स है वो कहता है इट स्टेट दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक ऐसी स्टेट जो क्या करे? स्ट्रीमलाइन फ्लो करे ओपन आइडियल लिक्विड्स में, ओपन आइडियल लिक्विड्स में, द टोटल एनर्जी में, द उस पर कैसी होगी? पूरी एनर्जी, टोटल एनर्जी। जैसे कि द सम ऑफ प्रेशर्स ऑफ एनर्जी, प्रेशर्स का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये कैसी एनर्जीज होती हैं? इसमें बर्नौलीज थ्योरम्स लगती है कि ऐसी स्टेट जो स्ट्रीम्स लाइन फ्लो करे आइडियल लिक्विड्स में, द टोटल एनर्जी, आइडियल लिक्विड्स के द टोटल एनर्जी, उसे आप बर्नौलीज थ्योरम्स होती है। तो उसमें क्या होती है? जो प्रेशर एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम, और काइनेटिक एनर्जी का सम, और पर यूनिट्स वॉल्यूम्स में। कैसे में? पर यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स में रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए एट एवरी क्रॉस सेक्शंस पर, रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स एट एवरी क्रॉस सेक्शंस पर, जो थ्रो आउट्स करे द लिक्विड फ्लो में। तभी तो आपकी थ्रो आउट्स करेगी लिक्विड फ्लो में। समझ रहे हो ना कि बर्नौलीज थ्योरम्स क्या कहती है? एक ऐसी
एक ऐसी स्टेट जो स्ट्रीमलाइन फ्लो करे एक आइडियल लिक्विड्स में, जिसमें टोटल एनर्जी लगनी चाहिए, जिसमें सम ऑफ प्रेशर एनर्जी का पूरा सम, टोटल प्रेशर से एनर्जी, टोटल क्या पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बताती हैं, ये आपकी बर्नौलियस थ्योरम्स बताती हैं, जिसमें पर यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स होना चाहिए, जिसमें रिमेंस कांस्टेंट्स एवरी क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए और थ्रू आउट्स लिक्विड फ्लो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स था। तो लगभग सारे टॉपिक्स आपके बिल्कुल मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये पूरे टॉपिक्स में आपने जो आप बीच में कमेंट्स कर रहे थे, तो आप लास्ट में कमेंट्स करके एक बिल्कुल कमेंट्स करें इस पर, क्योंकि मुझे कमेंट से ये मालूम चलता है कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, आपको किस प्रकार समझाऊं जिससे आपके माइंड्स में एकदम क्लियरली आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। इस प्रकार के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, और सेशन से ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप बोले तो एक लाइक बनता है आपका, और आप चैनल्स पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, वो सब्सक्राइब करके जाएँ और लाइक भी करके जाएँ, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से एक सिस्टम्स हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको जो भी अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और लाइक से अब मेरा एक उत्तेजना बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि मैं आपको कुछ सिखाने में सक्षम हूँ। इसलिए आप ये चलते जाते आप एक चीज़ और देख सकते हो, इसमें बायोंसी फोर्स थी, इसमें वही मैंने समझाई थी। बायोंसी फोर्स में ऊपर से ग्रेविटी लग रही थी, तो एक पी जो आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट था, वो आपका क्या फ्लोटिंग्स कर रहा था। फ्लोटिंग्स कब कर रहा था, जब आपकी बायोंसी फोर्स ज़्यादा थी, ग्रेविटी फोर्स ऊपर लग रही थी, तो उसमें जो किसके कौन सा जो कौन से जो के कौन थे भाई साहब, एक जो कौन थे, क्या बोलते थे उसे, उनका नाम क्या था, आर्चिमेदास के जो प्रिंसिपल्स लगे थे, उसमें उनने एक क्या डिज़ाइन की थी, किसकी शिप की डिज़ाइन की थी, इस प्रकार डिज़ाइन की थी जिससे कि उसमें क्या बायोंसी फोर्स ज़्यादा लगेगी, तभी तो आपका फ्लोटिंग्स करेगा। एम क्या है, एम एक मास है ऑब्जेक्ट का, है, पी क्या है, एक फ्लड डेंसिटी ऑफ द फ्लड की। ठीक है, ये सब लग रही थी इसमें, लेकिन इसने क्या लगा दिया, बायोंसी फोर्स ज़्यादा लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या करने लगा, तैरने लगा। ठीक है, तैरने लगा, यही कारण था तैरने का। ओके, ये आज का जो सेशंस था ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल समझाया है। ग्रेविटेशनल्स में मैंने आपको मास भी बताया था, वेट्स भी बताया था, फ्लड्स भी बताया था, बोले तो मोशंस ऑफ इक्वेशंस भी बताए थे। और आपको जो न्यूमेरिकल्स भी चाहिए हो तो आप पीडीएफ्स में जाएं, पीडीएफ्स की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो टेलीग्राम्स ओपन हो रहा है मेरा, तो टेलीग्राम्स पे इसमें आपको एक लिंक्स मिल जाएगी जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा। न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स को आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता चलेगा अगर आपके वो न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे तो समझ जाना कि आपने चैप्टर्स में अच्छे से फुल रिवाइज़ किया है, चैप्टर्स को एक एक पॉइंट्स उसके बेसिक्स अच्छे से आपने सीखे हैं। तो चलो आज का सेशंस यहीं पर आपका ये सेशंस समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट सेशंस पर अच्छे अच्छे लेके आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस भी बहुत अच्छे होने वाला है और फिजिक्स का ही रहेगा। तो एक बार आप थम्सअप कर दें, अगर जिसने थम्सअप नहीं किया हो, जिसने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।